अध्याय 21। अर्जुन बना डायरेक्टर। अर्जुन हताश होकर दुखी मन से सिंह हवेली से निकल जाता है। जैसे ही वह गेट से बाहर निकलता है, वहां अभय अपनी बहन और उसके मंगेतर विवेक के साथ पहुंच जाता है। जब अभय अर्जुन की ऐसी हालत देखता है तो वह जल्दी से उसके पास जाता है और पूछता है, ये सब कैसे हो गया अर्जुन? जब मैं आ रहा था तब मुझे तुम्हारी कंपनी के बर्बाद होने के बारे में पता चला। ऐसा कैसे हो गया? अर्जुन अभय को धक्का देकर खुद से दूर कर देता है। वह बड़बड़ाते हुए वहां से चला जाता है। हम बर्बाद हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। अभय उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन उससे बात करने की हालत में नहीं था। उसे इस हालत में वहां से जाते देख अभय को दुख होता है और वह कहता है, लगता है वर्मा परिवार पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। लेकिन कल तक तो सब कुछ अच्छा था। फिर एक रात में ऐसा क्या हुआ कि वर्मा परिवार का बिजनेस पूरी तरह बर्बाद हो गया? लेकिन वह इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता, क्योंकि अभी उसे पार्टी अटेंड करनी थी। आज उसके लिए बहुत बड़ा दिन था। सिंह हवेली में पार्टी। जैसे ही वह सिंह हवेली में आता है तो उसकी नजर सिया और विवेक पर पड़ती है। तभी उसके दिमाग में एक शरारती चाल सूझती है। वह सिया के पास जाता है और कहता है, सिया, मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूं। इनसे मिलो। ये विवेक के बड़े भाई करण हैं। करण एक हट्टा कट्टा, हैंडसम और लंबा लड़का था। अभय करण से मुस्कुराते हुए कहता है, करण, यह मेरी कजिन सिया है। करण ने हॉल में पहुंचते ही सिया को देख लिया था। उसकी नजरें सिया से हट नहीं रही थीं। जब अभय ने सिया से उसका परिचय कराया तो उसने तुरंत सिया की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो सिया, अभय से मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। आई मस्ट से, जितना सोचा था तुम उससे भी ज्यादा शानदार हो। उसकी बात सुनकर अर्जुन की आंखों में चिढ़ के भाव आ गए। उसे लगा कि उसकी पत्नी इतनी सुंदर थी कि लड़के उसके चारों तरफ मक्खियों की तरह मंडराते रहते थे। वह तुरंत आगे बढ़कर करण का हाथ पकड़ लेता है। हेलो करण, मैं अर्जुन हूं, सिया का पति। करण ने अर्जुन को नफरत से देखा और मुंह सिकोड़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि सिया शादीशुदा है। नेहा तपाक से कहती है, करण, ये अर्जुन है, सिया का लूजर पति, जिसके पास ना तो कोई नौकरी है और ना ही कोई काबिलियत। फिर नेहा करण को आंख मारते हुए कहती है, विवेक और मेरी शादी के बाद तुम भी सिंह परिवार के सदस्य बन जाओगे। फिर तुम्हारा यहां आना जाना लगा रहेगा। करण नेहा की बातों का मतलब तुरंत समझ जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि नेहा चाहती है कि वह सिया को अपनी तरफ आकर्षित करे। वह सिया की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे यहां आने में बहुत खुशी होगी। अर्जुन की भौहें तन गईं। तभी उसने अपनी सास ससुर सुमित्रा देवी और अनुज को वहां आते देखा। एक बड़ा ऐलान। सुमित्रा देवी तुरंत सिया के पास पहुंचकर कहती हैं, सिया, तुम्हें पता है वर्मा परिवार दिवालिया हो चुका है? सिया हैरानी से पूछती है, क्या? ये कब हुआ? बस थोड़ी देर पहले। सुमित्रा देवी लंबी सांस भरते हुए कहती हैं, मैंने सोचा था कि जब तुम अर्जुन को तलाक दे दोगी तो मैं तुम्हारी शादी करण से करा दूंगी। मेरे सारे सपने धरे के धरे रह गए। अर्जुन मन ही मन सोचता है, मेरी सास कितनी बड़ी मूर्ख है। अपने अमीर दामाद को छोड़कर किसी और को अपना दामाद बनाना चाहती हैं। तभी वहां करण कहता है, हेलो आंटी, आप जरूर सिया की मां होंगी। मैं करण हूं, विवेक का बड़ा भाई। जब सुमित्रा देवी को पता चला कि करण विवेक का बड़ा भाई है तो उनके मन में बात आई कि करण तो बहुत अमीर होगा। अगर वह उनका दामाद बन गया तो उनकी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से कटेगी। इसलिए वे खुश होकर कहती हैं, जी हां, मैं सुमित्रा देवी सिया की मां हूं। क्या आप और सिया एक दूसरे को जानते हैं? करण मुस्कुराते हुए जवाब देता है, जी आंटी, हम लोग बस अभी मिले हैं। सुमित्रा देवी यह सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं, मेरी बेटी बहुत खुशनसीब है। आइए बैठकर बातें करते हैं। सिया, तुम भी आओ। सिया यह सुनकर परेशान हो जाती है और अपनी मां से कहती है, मां बस करो। लेकिन इससे पहले कि सुमित्रा देवी कुछ कहती, सिया उन्हें खींचकर थोड़ा दूर ले जाती है और स्टेज की तरफ देखने का इशारा करती है। स्टेज पर सुमित्रा देवी खूबसूरत साड़ी पहने माइक के सामने खड़ी थीं। उन्होंने पहले सबकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, सबसे पहले मैं सिंह परिवार की तरफ से आप सभी दोस्तों
हमारे पार्टनर्स और यहाँ मौजूद सभी गेस्ट्स का इस पार्टी में स्वागत करती हूँ। अब मैं जोरदार तालियों के साथ विशेष बिल्डर की वाइस चेयरमैन सरिता मैडम को स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ। नया डायरेक्टर सुमित्रा देवी कहती हैं, आज हमारे परिवार के सबसे होनहार सदस्य की वजह से हमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट हासिल हुआ है, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से बात करने के बाद हमने उसे सिंह ग्रुप ऑफ कंपनी का डायरेक्टर बनाने का फैसला किया है। उसी के ऊपर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की भी जिम्मेदारी होगी। स्वागत कीजिए सिंह ग्रुप ऑफ कंपनी के नए डायरेक्टर से, अभय सिंह। हॉल में जोरदार तालियों के बीच अभय स्टेज की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ सिया और उसका परिवार अपनी जगहों पर बुत बना खड़ा हुआ था। सिया शॉक में थी और अर्जुन की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन के मन में चल रहा था, कैसे घटिया लोग हैं ये, सिया की वजह से इन्हें प्रोजेक्ट मिला, अब जब उन्होंने सिया का फायदा उठा लिया तो उसे उसका क्रेडिट भी नहीं दे रहे। तभी अचानक सिया अपनी चेयर से उठकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखें लाल थीं और उसमें आंसू भरे हुए थे। वह बिना किसी को देखे भागते हुए वहां से चली गई। अर्जुन भी उसके पीछे पीछे भागते हुए जाता है। जाने से पहले वह अभय और सुमित्रा देवी को गुस्से से देखता है, फिर सरिता मैडम की तरफ एक नजर डालकर वहां से चला जाता है। सरिता मैडम समझ जाती हैं कि अर्जुन क्या चाहता है। अब अगले चैप्टर में आप देखेंगे कि कैसे अर्जुन अभय से डायरेक्टर का पद छिनवाकर सिया को कंपनी का डायरेक्टर बनवाता है। अध्याय 22। अभी तक आपने देखा कि कैसे अर्जुन एक गरीब घर जमाई से अरबों की कंपनी का चेयरमैन बन जाता है और अपनी पोजीशन के कारण उसने सिया को प्रोजेक्ट दिलाने में मदद भी की। लेकिन सुमित्रा देवी सिया को कंपनी का डायरेक्टर नहीं बनाना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने पार्टी में अभय के डायरेक्टर बनने की घोषणा कर दी। अब देखिए अर्जुन उनसे कैसे बदला लेता है। आखिर वह अपनी पत्नी की आंखों में आंसू कैसे देख सकता है। सभी लोग तालियों के साथ चेयरमैन के स्वागत के लिए अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। सभी उनकी एक झलक पाने के लिए उत्सुक थे। कुछ लोग मानते थे कि जेमस्टोन स्टोर वाले वीडियो में जो अमीर आदमी था वह कोई और नहीं बल्कि विशेष बिल्डर्स के चेयरमैन थे, लेकिन यकीन से कोई कह नहीं सकता था, इसलिए सब बेसब्री से चेयरमैन के आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब काफी देर तक कोई हॉल में नहीं आया तो लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी सरिता मैडम अपनी जगह से उठती हैं और तेज कदमों से स्टेज की तरफ जाती हैं। वह सुमित्रा देवी को गुस्से से देखती हैं और कहती हैं, मिस्टर मित्तल ने मुझे आपको यह बताने को कहा है कि सिन्हा ग्रुप को दिया गया प्रोजेक्ट अभी इसी वक्त वापस लिया जाता है। सरिता मैडम के यह कहते ही पूरे हॉल में शांति छा जाती है। सुमित्रा देवी के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है और वह घबराई हुई दिखाई देने लगती है। क्या? मगर क्यों? सुमित्रा देवी की आवाज पूरे हॉल में गूंज जाती है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सरिता मैडम ऐसा कहेंगी। पार्टी में इतने बड़े ट्विस्ट से सभी चौंक गए। सुमित्रा देवी का चेहरा पीला पड़ जाता है। वह घबराकर सरिता मैडम का हाथ पकड़ती हैं और पूछती हैं, आपके कहने का क्या मतलब है? आप इतना बड़ा निर्णय ऐसे कैसे ले सकते हैं? क्या हमसे कोई गलती हुई है? आज उन्होंने शहर के बड़े बड़े अमीर लोगों को इस पार्टी में बुलाया था। अगर यह खबर फैल गई कि विशेष बिल्डर्स ने उनसे प्रोजेक्ट वापस ले लिया है तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। सरिता मैडम गुस्से से कहती हैं, सच तो यह है कि हमारे चेयरमैन ने सिया की काबिलियत को देखकर सिंह ग्रुप को यह प्रोजेक्ट दिया था, मगर आपने इस प्रोजेक्ट का हेड किसी ऐरे गैरे को बना दिया। क्या आपको यह प्रोजेक्ट कोई मजाक लगता है? लगता है आप हमें बेवकूफ समझती हैं। माफ कीजिए, लेकिन हमें यह मंजूर नहीं है। इसके बाद सरिता मैडम माइक रखकर स्टेज से उतर जाती हैं और तेज कदमों से हॉल से बाहर निकल जाती है। सुमित्रा देवी का चेहरा बर्फ जैसा सफेद पड़ जाता है। वह चक्कर खाकर जमीन पर गिरने ही वाली थीं कि नेहा, पूर्व में अनु और महेंद्र सिंह उन्हें संभाल लेते हैं। अब उन्हें पछतावा हो रहा था कि उन्होंने सिया को कंपनी का डायरेक्टर क्यों नहीं बनाया। तभी वहां अभय आता है और सुमित्रा देवी को संभाल कर खड़ा करता है। वह परेशान होते हुए पूछता है, दादी अब आप क्या करेंगी? कहीं आप सरिता मैडम के दबाव में सिया को डायरेक्टर बनाने की तो नहीं सोच रही हैं? प्लीज
मेरे साथ ऐसा मत करिए। सुमित्रा देवी गुस्से में उसे घूरती हैं और जोर से तमाचा मारती हैं। नालायक, तुझे अभी भी डायरेक्टर की पोस्ट की पड़ी है। जल्दी मेरे साथ चल, हमें तुरंत सिया को ढूंढना होगा। मेंशन के बाहर अर्जुन मेंशन से बाहर आता है और देखता है कि सिया ज्यादा दूर नहीं गई थी। वह पास के एक पेड़ के नीचे खड़ी थी और रो रही थी। अर्जुन उसके पास जाता है, अपना कोट उतारकर उसे ओढ़ा देता है और कहता है, डियर, दुखी मत हो। तुम सिंह ग्रुप ऑफ कंपनी की डायरेक्टर नहीं बनी तो क्या हुआ? यह तो एक मामूली पद है। तुम्हें तो अभी बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल करने हैं। सिया सिसकियां लेते हुए कहती है, तुम नहीं समझ सकते कि मेरे लिए डायरेक्टर का पद कितना जरूरी था। अगर मैं डायरेक्टर बन जाती तो मम्मी पापा फिर से इस परिवार में सिर ऊंचा करके रह सकते थे। आखिर दादी ने ऐसा क्यों किया? वह अपने वादे से मुकर क्यों गई? अर्जुन उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, क्या पता, हो सकता है वह अभी तुम्हें ढूंढने आ रही हो और तुमसे कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए विनती करें। क्या तुम चाहती हो कि वह तुम्हें ऐसे रोते हुए देखें? यह नामुमकिन है। दादी ने सबके सामने घोषणा कर दी है, वह इसे वापस नहीं ले सकती। तुम अंदर जाओ, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। मेंशन के बाहर हंगामा। उसी समय सुमित्रा देवी और अभय भी भागते हुए मेंशन से बाहर आते हैं। बाकी लोग भी उनका ड्रामा देखने बाहर आ जाते हैं। अभय जैसे ही बाहर आता है, उसकी नजर सिया और अर्जुन पर पड़ती है। वह उनके पास भागता है और सिया का हाथ पकड़कर जबरदस्ती मेंशन की ओर खींचने लगता है। सिया, जल्दी चलो, सरिता मैडम के पास जाओ और उनसे कहो कि वह प्रोजेक्ट वापस न लें। सिया हैरानी से पूछती है, प्रोजेक्ट वापस न लेने के लिए कहूं? आखिर क्यों? अर्जुन गुस्से से चिल्लाता है, भोली मत बनो, मुझे पता है तुमने ही सरिता मैडम को ऐसा करने के लिए कहा है। अगर तुमने सब कुछ अभी ठीक नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसी वक्त सुमित्रा देवी भी वहां आ जाती है। वह गुस्से में आकर अभय को फिर से थप्पड़ मारती है। तूने मेरी इतनी बेइज्जती करवा दी, फिर भी तुझे डायरेक्टर की पड़ी है, शर्म नहीं आती? अभय गुस्से में पैर पटकते हुए कहता है, लेकिन दादी, आपने मुझे डायरेक्टर बनाने का वादा किया था। अगर तूने मुझे भड़काया ना होता तो मैं अपना फैसला क्यों बदलती? अगर अपनी हरकतें नहीं बदली तो घर से निकाल दूंगी, समझा? आगे की कहानी तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे सुमित्रा देवी और अभय को उनके किए की सजा मिली। न केवल उन्हें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा, बल्कि उन्हें सिया को कंपनी का डायरेक्टर भी बनाना पड़ा। अब आगे देखिए कि कैसे अर्जुन की सास कामना एक मुश्किल स्कैम का शिकार होती है और अर्जुन उन्हें बचाता है। क्या अर्जुन अपनी सास को इस मुश्किल से निकाल पाएगा? जानने के लिए अगले अध्याय का इंतजार करें। 23 कामना हुई घोटाले का शिकार। हेलो दोस्तों, पिछले चैप्टर में आपने देखा कि कैसे राधा देवी पीहू को डायरेक्टर बनाने के लिए ना चाहते हुए भी मजबूर हो जाती हैं। आए अब आगे। राधा देवी के हाथों 2 बार मार खाने के बाद राज को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन यह गुस्सा करने का सही समय नहीं था। आए उन्हें किसी भी तरह पीहू को मनाना था। आए इसलिए राज अपने गुस्से का घूमते पी लेता है। आए राधा देवी पीहू की तरफ देखती हैं और उससे कहती हैं, पीहू, मैं तुमसे अपनी गलती की माफी मांगती हूं। आए मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। आए लेकिन प्लीज अभी हमें तुम्हारी जरूरत है। आए तुम ही शर्मा ग्रुप ऑफ कंपनी की डायरेक्टर हो, कोई और नहीं। तुम्हें यह बात मिस स्वाति को समझाना होगी। आए उन्हें हमारे साथ किए एग्रीमेंट को तोड़ने से रोकना होगा, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। आए ये सुनकर पीहू हैरानी से ऋषभ की ओर देखने लगती है। आए उसे याद आता है कि थोड़ी देर पहले ही ऋषभ ने कहा था कि उसकी दादी और राज उसे मनाने के लिए आएंगे। आए ऋषभ उसे अपनी तरफ देखता हुए देख मुस्कुरा देता है और कहता है, देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। आए अब देखो तुमने अपने चेहरे की रो रो कर क्या हालत बना ली है। आई ऋषभ उसके अनुसार पोंछते हुए कहता है। आई पीहू अपने बालों ठिकाने करती है। आई और दादी से कहती है, दादी, मैं अभी मिस स्वाति से बात करने की कोशिश करती हूं। आई इसके बाद पीहू अपना फोन निकलती है और स्वाति को फोन करती है। आई जैसे ही फोन उठता है, पीहू कहती है, मिस स्वाति, मैं दादी की तरफ से आपको हुई गलत फहमी के लिए माफी मांगती हूं।
आई दादी ने मुझसे आपको ये बताने की कहा है कि कंपनी की डायरेक्टर मैं ही हूं और मैं ही प्रोजेक्ट कुछ हेड करूंगी। आई मुझे उम्मीद है कि आप हमें एक और मौका देंगी। आई स्वाति हंसते हुए कहती है, मिस पीहू, अगर आप कंपनी की डायरेक्टर हैं और आप इस प्रोजेक्ट की हेड हैं तो हमें एग्रीमेंट को जारी रखने में कोई दिक्कत नहीं है। आई लेकिन अगर किसी दूसरे को यह काम दिया गया तो हमारे बीच का एग्रीमेंट तुरंत खत्म हो जाएगा। आई मिस स्वाति थैंक्स अलॉट। स्वाति फिर से हंस पड़ती है। आई ये सब चेयरमैन ने किया है। आई जब तुम्हारा उनसे मिलोगी तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा। आई पीहू थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। आई उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो तो चेयरमैन को जानती भी नहीं, फिर वो उसके इतनी मदद क्यों कर रहे थे। आई पीहू घबराते हुए स्वाति से कहती है, स्वाति जी क्या आप वापस आ सकती हैं। आई स्वाति तुरंत मान जाती है। थोड़ी देर में एक कार मेंशन के सामने आकर रुकती है और उसमें से स्वाति बाहर उतरती है। आई उसे देखकर वहां खड़े लोगों हैरान रह जाते हैं। आई इसके बाद सब लोग अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और राधा देवी पीहू और स्वाति के साथ स्टेज पर आती है। आई वो सबको देखकर एक हल्की मुस्कान देती हैं और कहती हैं, मैं यहां सभी लोगों से माफी मांगना चाहती हूं। आई मुझसे एक गलती हुई है जिसे मैं सुधारना चाहती हूं। आई सच ये है कि हमारे कंपनी को ये प्रोजेक्ट हमारे परिवार की सबसे होनहार सदस्य पीहू की वजह से मिला है, इसलिए उसे इनाम के रूप में मैंने उसे कंपनी का डायरेक्टर बनाने का फैसला किया है। राधा देवी की बात सुनकर इसके पीछे खड़ी स्वाति उन्हें नफरत से देखती है। आई वो मन में सोचती है कि ये बुढ़िया कितनी मक्कार है। आई अगर इसे प्रोजेक्ट खोने का डर ना होता तो ये कभी पीहू को डायरेक्टर नहीं बनाती। राधा देवी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, आज से पीहू न केवल इस कंपनी को डायरेक्टर है बल्कि वो इस प्रोजेक्ट को हेड भी करेगी। आई इस ड्रामे को देखकर वहां मौजूदा सभी लोग हैरान थे। आई फिर स्वाति आगे बढ़कर पीहू से हाथ मिलाते हुए बोली, मुझे आपके काम पर पूरा भरोसा है। आई मुझे उम्मीद है हम साथ में बहुत काम करेंगे। आई पूरे हॉल में तालियों की आवाज गूंज जाती है। आई एक रात में ही पीहू का नाम पूरे शहर में फैल जाता है। आई अगले दिन पीहू पूरे उत्साह के साथ तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए घर से निकल जाती है। आई उसका डायरेक्टर के रूप में ऑफिस में पहला दिन था और वो अपना बेस्ट देना चाहती थी। आई ऋषभ भी उठने के बाद घर के कामकाज में व्यस्त हो जाता है। आई जब वो लंच में बनाने के लिए सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाता है तभी उसे उसकी सास कामना का फोन आता है। आई जब वो फोन उठाता है तो उसे कामना की घबराई हुई आवाज सुनाई देती है, रश 10 मिनट में कल्याण मार्ग पर आदर्श बिल्डिंग के बाहर पहुंचो। अगर तुम ना आए तो मैं घर आकर तुम्हारा बुरा हाल करूंगी। आई समझे। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। आई अर्षभ कामना से डरता था, इसलिए उसकी कामना की बात ना मानने की हिम्मत नहीं थी। आई ऋषभ ने तुरंत ऑटो पकड़ी और आदर्श बिल्डिंग की तरफ चल दिया। आई जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ गुस्साए हुए बूढ़े लोगों का ग्रुप एक बीमा कंपनी के ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ था। आई उसकी सांस उस ग्रुप में सबसे आगे खड़ी हुई थी। आई उनके हाथ में एक बैनर था और वो गुस्से से चिल्ला रही थी, एक्सेल बीमा कंपनी धोखेबाज है। आई हमें हमारा पैसा वापस दो वरना हम लोग यहां से नहीं जाएंगे। ऋषभ तुरंत उनके पास जाता है और अपनी सास से पूछता है, मां आपने मुझे यहां क्यों बुलाया और यहां चल क्या रहा है। ऋषभ जब कामना से बात कर रहा था तब उसके कानों में लोगों की चिल्लाने की आवाज पड़ती है। आय वहां लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। आय उसे लगा कि अगर वो यहां रुका तो उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। आय कामना उसे पकड़कर अपनी जगह पर खड़ा कर देती हैं और उसे बैनर पकड़ाता हुए कहती हैं, अब तुम मेरी जगह बोलो। आई सुबह से चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला सूख चुका है। आई ऋषभ को कुछ पता नहीं था। आई फिर भी वो सब लोगों के साथ जोर जोर से विरोध करने लगता है। आई इसी बीच वो अपने पास खड़े एक बुजुर्ग आदमी से ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर वहां चल क्या रहा है। आई उसे पता चला कि एक्सेल बीमा कंपनी ने एक बीमा पैकेज दिया था जिसमें बीमा लेने वालों को बहुत हाई रिटर्न मिलना था। आई बहुत से बुजुर्ग लोगों ने हाई रिटर्न के लालच में अपना बीमा करवाया था। आई कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार आज उन्हें अपना पैसा मिलना था, लेकिन जब ये लोग यहां आए तो उन्हें ऑफिस का दरवाजा मिला। आई ऑफिस में केवल 1-2 लोग ही थे और वो उल्टे सीधे बहाने बना रहे थे और उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। आई अब तक सबको समझ आ गया था कि उनके साथ घोटाला हुआ था। आई कुणाल से मदद। जब अर्जुन को पता चलता है कि कामना ने भी कंपनी की बीमा योजना में पैसे लगा दिए हैं तो वह माथे पर हाथ मार लेता है।
उसके सिर में दर्द होने लगता है। मां, आपने कितने पैसों का बीमा लिया है? अर्जुन ने चिंतित होकर पूछा। कामना घबराते हुए कहती हैं, कंपनी ने हमें बहुत सारे इनामों का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि हम जितने पैसे लगाएंगे उसका 50% हमें ब्याज मिलेगा। इसलिए मैंने अपनी पूरी सेविंग्स के पैसे लगा दिए। अर्जुन हैरान होकर कामना को देखता है। क्या आपने सच में अपनी पूरी सेविंग्स बीमा पॉलिसी खरीदने में लगा दी? कामना को खुद पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए अर्जुन पर चिल्ला पड़ती है। अपनी बक बक बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं शर्मिंदा नहीं हूं? फिर वह गुस्से में कहती है, जानते हो मैंने ये पैसे क्यों लगाए? क्योंकि तुम नालायक हो। अगर तुम में जरा भी काबिलियत होती तो मेरी ये हालत नहीं होती। हमारी जिंदगी बहुत बेहतर होती और मुझे अपने बुढ़ापे की चिंता नहीं करनी पड़ती। कामना मन में सोचती है, खुद तो कुछ कमाता नहीं, चला है मुझे सिखाने। इसके बाद वह अर्जुन को घूरते हुए कहती है, मैंने तुम्हें यहां अपनी जगह विरोध करने के लिए बुलाया है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अर्जुन अपने होंठ भींचते हुए कहता है, ठीक है मां। तभी कुछ औरतें वहां आती हैं और कामना से पूछती हैं, कामना, ये तुम्हारा दामाद है ना? जब उनकी नजर अर्जुन के साधारण कपड़ों पर पड़ती है तो वे मुंह बना लेती हैं। अरे यार कामना, तेरा दामाद तो बिल्कुल बेकार है। मेरा दामाद इससे कई गुना ज्यादा अच्छा है, एक औरत हंसते हुए कहती है। और इसके कपड़े तो देखो, कितने पुराने और सस्ते लग रहे हैं। हमारे घर के नौकर भी इससे बेहतर कपड़े पहनते हैं, दूसरी औरत कहती है। अर्जुन उनकी बातों का जवाब नहीं देता, लेकिन कामना चिढ़ जाती है। गुस्से में वह कहती हैं, तुम लोग देखना, जल्दी ही मैं सिया को इससे अलग कर दूंगी। फिर मैं अपनी बेटी की शादी एक अमीर लड़के से कराऊंगी। सभी औरतें मुंह बनाकर वहां से चली जाती हैं। अब कामना बहुत ज्यादा परेशान दिख रही थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। अगर उनके पति महेंद्र सिंह को इस बारे में पता चला तो वह बहुत नाराज होंगे। अर्जुन से उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उनके अनुसार वह सिर्फ चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। कामना सोचने लगती हैं कि कौन उनकी मदद कर सकता है। तभी उन्हें कुणाल की याद आती है। कुणाल विवेक का बड़ा भाई था और उसका इस शहर में अच्छा नाम था। सिंह हवेली की एक पार्टी में कामना उससे मिली थी और कुणाल ने उन्हें अपना कार्ड दिया था। कामना तुरंत कुणाल का कार्ड निकालती हैं और उसमें लिखे नंबर पर कॉल करती हैं। हेलो कुणाल, मैं सिया की मां बोल रही हूं, कामना ने घबराई हुई आवाज में कहा। कुणाल उस समय घर पर ही था और सिया से दोबारा मिलने के बारे में सोच रहा था। जब उसने देखा कि सिया की मां का फोन आ रहा है तो उसे समझ में आ गया कि वे किसी मुसीबत में हैं। वह उनका भरोसा जीतने का यह मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। इसीलिए उसने बहुत नरम आवाज में कहा, हेलो आंटी, क्या आप किसी मुसीबत में हैं? कामना तुरंत बोली, तुमने सही समझा कुणाल, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूं और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। दरअसल मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने मिलकर अपनी सारी सेविंग्स एक्सेल बीमा कंपनी की पॉलिसी में लगा दी थी, लेकिन अब कंपनी न तो हमें हमारा प्रॉफिट दे रही है और न ही हमारे पैसे लौटा रही है। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? कुणाल यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे कामना को अपनी ओर करने का रास्ता मिल चुका था। परेशान मत होइए आंटी, मैं अभी वहां आता हूं और आपको आपके पैसे वापस जरूर दिलाऊंगा, कुणाल ने आत्मविश्वास से कहा। कामना खुशी से झूम उठी। थैंक यू कुणाल, कहकर उन्होंने फोन काट दिया। जब उनकी नजर अर्जुन पर पड़ी तो वे निराश होकर बोली, कुछ लोग सिर्फ मुंह चलाने में माहिर होते हैं, उन पर भरोसा करना बेकार है। अर्जुन समझ गया कि कामना उसी की बात कर रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खड़ा रहा। वह मन ही मन सोचने लगा, क्या कुणाल सच में उनकी मदद कर पाएगा? एक्सेल बीमा कंपनी ने इतना बड़ा घोटाला किया है, क्या वे इतनी आसानी से पैसे लौटा देंगे? कुणाल का परिवार एक साधारण बिजनेस करता है, उनका शहर में उतना प्रभाव भी नहीं है। विशेष बिल्डर के साथ उनकी पार्टनरशिप भी खत्म हो गई थी, तो फिर वे क्या कर सकते हैं? अर्जुन अपना सिर खुजलाता है। सच तो यह था कि अगर वह चाहता
तो धीरज वर्मा से कहकर यह समस्या हल करवा सकता था, लेकिन वह देखना चाहता था कि कुणाल क्या करता है, इसलिए उसने कोई कदम नहीं उठाया। तभी कामना वहां खड़े सभी लोगों से कहती हैं, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने अवस्थी परिवार के बड़े बेटे कुणाल से हमारी मदद करने को कहा है। वह बहुत लोगों को जानता है और मुझे पूरा विश्वास है कि वह जल्दी ही हमें हमारे पैसे वापस दिला देगा। 24 कुणाल करेगा सबकी मदद। कुणाल के वहां पहुंचने से कामना को लगा कि अब उसे अपने पैसे वापस मिल जाएंगे। वह अपने साथियों से कहती हैं, आप सबको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने कुणाल अवस्थी को हमारी मदद के लिए बुलाया है। इनका बहुत नाम है और यह कई प्रभावशाली लोगों को जानते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ये हमारे साथ हैं तो हमें आसानी से हमारे पैसे वापस मिल जाएंगे। वहां खड़ी एक औरत कहती है, वाह कामना, हमें नहीं मालूम था कि तुम इतने बड़े आदमी को जानती हो। कोई और कहता है, सच में कुणाल के होते हुए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हमें पैसे जरूर मिल जाएंगे। वहीं कामना के बगल में खड़ी उसकी एक दोस्त उससे पूछती है, अरे कामना, तुमने इतने काबिल लड़के को छोड़कर इस लूजर से अपनी बेटी की शादी कैसे कर दी? कामना अर्जुन को नफरत से देखते हुए कहती है, जल्दी ही मैं इसे अपने घर से निकाल बाहर फेंक दूंगी। अर्जुन वहां चुपचाप खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। वह बस कुणाल के आने का इंतजार कर रहा था ताकि देख सके कि वह इस समस्या को कैसे हल करता है। तभी एक काले रंग की कार आकर रुकती है। उसमें से एक हैंडसम युवक बाहर निकलता है। वह युवक कोई और नहीं बल्कि कुणाल था। कुणाल को देखते ही सभी के चेहरे खिल उठे। सब ने राहत की सांस ली। कामना तुरंत उसके पास जाती है और मुस्कुराते हुए कहती हैं, कुणाल, थैंक यू, तुम यहां आ गए। हम सभी तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुणाल यह सुनकर बहुत खुश होता है, लेकिन नाटक करते हुए कहता है, आंटी सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। कामना हंसते हुए कहती हैं, सॉरी कहने की जरूरत नहीं है कुणाल, मैंने तुमसे सिर्फ 10 मिनट पहले ही बात की थी। तुम इतनी जल्दी यहां कैसे पहुंच गए? आंटी, जैसे ही मुझे पता चला कि आप लोग मुसीबत में हैं, मैं तुरंत अपनी गाड़ी तेजी से चलाकर यहां आ गया, कुणाल ने जवाब दिया। आंटी, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। पहले मुझे बताइए कि कंपनी ने आपके साथ कितने का घोटाला किया है। कामना का शर्म से सिर झुक जाता है। वह धीरे धीरे कहती हैं, लगभग 10 लाख रुपए। कंपनी ने मुझसे वादा किया था कि इस महीने मुझे 20 लाख रुपए का लाभ मिलेगा, लेकिन 20 लाख रुपए तो दूर, जब मैंने पैसे वापस मांगे तो ये लोग मुझे मूल रकम भी लौटाने से मना कर रहे हैं। कुणाल सिर हिलाते हुए कहता है, आंटी, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, आपको आपके पैसे वापस जरूर मिलेंगे। इतना कहते ही उसकी नजर कामना के पीछे खड़े अर्जुन पर पड़ती है। उसे देखते ही कुणाल का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। कुणाल सिया को पसंद करता था और उसे अपना बनाना चाहता था, लेकिन अर्जुन की वजह से सिया उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। यह बात उसे अच्छी तरह पता थी, इसलिए वह अर्जुन को सबके सामने नीचा दिखाना चाहता था। वह नकली हंसी हंसते हुए कहता है, अरे अर्जुन, तुम भी यहां हो? क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है जिससे आंटी को उनके पैसे वापस मिल सकें? कामना बीच में बोल पड़ती है, कुणाल, कुछ भी मत कहो, इसमें इतनी काबिलियत ही कहां है कि यह किसी की मदद कर सके, खुद की मदद तक नहीं कर सकता। कुणाल अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अर्जुन, तुम मदद नहीं कर सकते तो क्या हुआ? अब तुम यहां खड़े होकर देखो कि मैं अपनी पावर से इस कंपनी को पैसे वापस करने के लिए कैसे मजबूर करता हूं। अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ उसे देखता है और कहता है, गुड लक कुणाल। तभी वहां मौजूद कुछ बुजुर्ग लोग कामना के पास आकर उसे घेर लेते हैं और मदद की गुहार लगाते हैं। कामना, बीमा कंपनी ने हमारे साथ भी धोखा किया है। हम लोग तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं। प्लीज कुणाल से कहो ना कि वह हमारी भी मदद करे। कामना के चेहरे पर घमंड आ जाता है। वह कहती हैं, कुणाल यहां मेरे कहने पर मेरी मदद करने आया है, मैं उसे किसी और की मदद करने के लिए कैसे कह सकती हूं? सभी लोग कुणाल की ओर देखते हुए कहते हैं, मिस्टर अवस्थी, कृपया हम पर भी दया कीजिए, हमारी भी पैसे वापसी में मदद कीजिए। कुणाल इन लोगों को देखकर और उनकी इस तरह मदद की भीख मांगते हुए चिढ़ जाता है। वह उनकी मदद नहीं करना चाहता था,
लेकिन कामना को प्रभावित करने के लिए और यह जानते हुए कि वह लालची औरत है, उसने मुस्कुराते हुए सबसे कहा, क्योंकि आप लोग कामना आंटी के दोस्त हैं, इसलिए मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है, जो पैसे आपको वापस मिलेंगे उसका 10% कामना आंटी को देना होगा, क्योंकि मैं आपकी मदद उन्हीं के कहने पर कर रहा हूं। सभी लोग उसकी शर्त मान लेते हैं। भले ही उन्हें 10% पैसे कामना को देने पड़ेंगे, लेकिन कम से कम उनकी रकम वापस तो मिल जाएगी, कुछ तो हाथ में आएगा। यह सुनकर कामना खुशी से फूली नहीं समा रही थीं। उन्हें पता था कि सबने मिलाकर लगभग 1 करोड़ रुपए बीमा में लगाए थे। अगर ये पैसे वापस मिल जाएंगे तो 10% के हिसाब से 10 लाख रुपए उन्हें कमीशन के रूप में अलग से मिलेंगे। तभी कुणाल कहता है, अंकल और आंटी, अब आप लोग बस मेरा इंतजार कीजिए, मैं अभी इन लोगों से बात करता हूं। कामना को लगा कि अगर कुणाल उसके साथ है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए वह कुणाल से कहती हैं, कुणाल, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अर्जुन तुरंत उन्हें रोकते हुए कहता है, मां, मुझे लगता है कि आपको वहां नहीं जाना चाहिए। अगर कुणाल उनसे बात नहीं कर पाया तो आप मुश्किल में फंस जाएंगी। अध्याय 26। हेलो दोस्तों, पिछले अध्याय में आपने देखा कि अर्जुन ने सिया की मदद के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन विवेक को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए वह सिया को उसके साथ जाने से रोकता है। अब आगे सिया गुस्से से विवेक से कहती है, अपना सड़ा सा मुंह बंद रखो, तुम्हें किसने कहा अपनी अपनी टांग अड़ाने के लिए? तुम चुपचाप यहां खड़े रहो, समझे? अन्य बुजुर्ग, जिन्हें उम्मीद थी कि अर्जुन उनके पैसे वापस दिलवा देगा, विवेक की बात सुनकर बहुत गुस्सा होते हैं और उसे घूर कर देखने लगते हैं। लेकिन विवेक उनकी परवाह किए बिना सिया को मनाने की कोशिश करता है। मां, बेहतर होगा कि आप वहां मत जाएं, यहां रहने में ही सबकी भलाई है। सिया गुस्से से विवेक के सिर पर एक चपत लगाती है और कहती है, अपना मुंह बंद रखो। अर्जुन के चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि सिया जैसी परी को यह लंगूर कैसे मिल गया। इसे तो मैं जल्द ही सिया की जिंदगी से अलग कर दूंगा। विवेक जानता था कि सिया उसकी बात नहीं मानेगी। सच तो यह था कि वह भी अपनी सास से नफरत करता था। वह जानता था कि इस घोटाले के पीछे कोई खतरनाक आदमी है, लेकिन सिया इतनी जिद्दी थी कि वह किसी की बात नहीं सुनती थी। इसलिए विवेक सिर हिलाते हुए कहता है, ठीक है मां, मैं यहीं आपका इंतजार करूंगा। सिया को उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। वह अर्जुन की तरफ मुड़ती है और कहती है, अर्जुन, इसकी बात मत सुनो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अर्जुन हंसते हुए कहता है, मुझे इसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता आंटी, आप परेशान मत होइए, हम लोग चलते हैं। इसके बाद दोनों सिंह हवेली की ओर जाने लगते हैं। जैसे ही वे एक्सेल बीमा कंपनी के ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचते हैं, अर्जुन वहां खड़े लोगों से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, जाकर अपने बॉस से कहो कि वह तुरंत इन सब के पैसे लौटा दे, नहीं तो मैं अपनी वकीलों की टीम लेकर आऊंगा और इस कंपनी पर धोखाधड़ी का केस कर दूंगा। सिया भी कहती है, सुना तुम लोगों ने, अब हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ अर्जुन है। अगर तुमने इनकी बात नहीं मानी तो तुम सभी जेल जाओगे। वहां खड़े गार्ड्स घबरा जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। तभी एक गार्ड कहता है, देखिए, हम सिर्फ गार्ड्स हैं, हमें कंपनी में क्या होता है इससे कोई लेना देना नहीं है। अर्जुन सख्त आवाज में कहता है, जाकर अपने बॉस से कहो कि जयपुर के महेंद्र सिंह परिवार का बड़ा बेटा अर्जुन उसे बुला रहा है। अगर वह नहीं आया तो इसका अंजाम उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अर्जुन घमंड से बोले जा रहा था। उधर गार्ड्स उसकी बात सुनकर डर जाते हैं और तुरंत कंपनी के मालिक को फोन लगाते हैं। कंपनी में चेयरमैन के ऑफिस में चेयरमैन शंकर दीक्षित एक 40 साल के आदमी की खातिरदारी में लगा हुआ था। उसने अपने डेस्क के दराज से एक बैंक कार्ड निकाला और उसे देते हुए कहा, इस कार्ड में 40 लाख रुपए हैं, यह आपका हिस्सा है। वह आदमी धीरज वर्मा था। देखने में भले ही वह कमजोर लगता था, पर उसकी नजरें बिल्कुल बाज जैसी पैनी थीं। धीरज शंकर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, मानना पड़ेगा तुम्हें शंकर, क्या प्लान बनाया है लोगों से पैसे ऐंठने का? शंकर थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, लेकिन जो बुजुर्ग लोग बाहर खड़े हमारे खिलाफ बोल रहे हैं उनका क्या करें?
धीरज कहता है, ये तो बस कुछ बेवकूफ लोग हैं, इनसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ये यहां से नहीं गए तो मैं अपने आदमियों को बुलाकर इन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। शंकर राहत की सांस लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरज हंसते हुए कहता है, अपना यह काम करते रहो ताकि और पैसे कमा सको। अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। यह सुनकर शंकर बहुत खुश होता है। वह कहता है, थैंक यू, आपके प्रोत्साहन से मैं और मेहनत से यह काम करूंगा और ज्यादा पैसे कमाऊंगा। वे लोग खुशी मना ही रहे थे कि तभी उनके पास गार्ड का फोन आता है। हेलो सर, यहां एक मुश्किल खड़ी हो गई है। कोई अर्जुन सिंह हमें धमकी दे रहा है कि अगर आपने सबके पैसे वापस नहीं किए तो वह हमें जेल भिजवा देगा। यह सुनकर शंकर की भौहें तन जाती हैं। वह धीरज से कहता है, धीरज, नीचे अर्जुन सिंह आया है जो इन लोगों के साथ मिलकर हमारे लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। उसका कहना है कि वह जयपुर के मशहूर सिंह परिवार से है। अगर हमने पैसा वापस नहीं किया तो वह हमें जेल भिजवा देगा। शंकर जानबूझकर धीरज को भड़काने की कोशिश कर रहा था ताकि वह इस मुश्किल से निकलने में उसकी मदद करे। इसलिए शंकर एक घबराया हुआ चेहरा बनाकर बोलता है, धीरज, सिंह परिवार शहर के जाने माने परिवारों में से एक है। अगर वे इस मामले में कूद गए तो हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे। प्लीज मेरी मदद करो ताकि मैं इस मुश्किल से निकल सकूं। धीरज ताना मारते हुए कहता है, सिंह परिवार का बड़ा बेटा, हां, वो लोग हमें जेल भिजवाएंगे। वह परिवार मेरे सामने धूल के समान है। उस परिवार का मुखिया जब मुझे देखता है तो सिर झुका लेता है और मुझसे मिलने के लिए भीख मांगता रहता है। उनके बेटे की हिम्मत कैसे हुई मुझसे भिड़ने की। चलो, मैं भी देखता हूं कि यह अर्जुन सिंह कैसे मुझसे पैसे वापस लेता है। तो क्या अर्जुन, सिया और बाकी लोगों के पैसे वापस दिलवा पाएगा या फिर उसे धीरज और शंकर के हाथों बेइज्जत होना पड़ेगा? और विवेक क्या करेगा? देखिए अगले अध्याय में। दोस्तों, आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप मुझे अपने सुझाव भी दे सकते हैं। चैप्टर 27, अभय और सुमित्रा देवी। मुश्किल में पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि किस तरह सुमित्रा देवी की मदद करने के लिए अभय आता है और बीमा कंपनी के लोगों को धमकी देता है। अब आगे। उस समय अभय अग्रवाल बीमा कंपनी के ऑफिस के सामने खड़ा था। उसे पता था कि उसके पास अच्छा मौका था सुमित्रा देवी को अपनी तरफ करने का। उसे दिखाना था कि सिया के लिए उससे अच्छा कोई नहीं हो सकता। अगर उसने सिया की मां का मन जीत लिया तो सिया को उसकी होने से कोई नहीं रोक सकता। ये सोचते हुए अभय मन ही मन बहुत खुश था। इसीलिए वह वहां खड़ी भीड़ से कहता है, अंकल और आंटी, आप लोग परेशान मत हो। मुझे विश्वास है कि जल्दी ही कंपनी का मालिक आप सभी के पैसे लौटा देगा। यह सुनकर सभी लोग अभय की तारीफ करने लगे। वहीं अर्जुन चुपचाप खड़ा सब कुछ देख रहा था। जब अभय खुश हो रहा था तभी अचानक ऑफिस का दरवाजा खुलता है। अंदर से एक 40 से 45 साल का आदमी बाहर आता है जिसके चेहरे पर तेज था। वह नरेंद्र था। उसके साथ उसके पर्सनल बॉडीगार्ड्स की टीम भी आई थी। गार्ड्स बहुत ही खतरनाक दिख रहे थे। नरेंद्र आम लोगों से कम मिलता था, इसलिए अभय समेत वहां खड़े किसी ने भी उसे नहीं पहचाना। लेकिन उसके पीछे आ रहे शंकर को देखते ही लोगों की भीड़ उत्तेजित हो गई। अरे देखो, अभय ने मिस्टर शंकर को बाहर आने पर मजबूर कर ही दिया। कितना काबिल लड़का है अभय। हाँ, और यह सब सुमित्रा देवी, तुम्हारी वजह से हुआ है। अब हमें हमारे पैसे मिल जाएंगे। सुमित्रा देवी, अभय जिस घर का दामाद बनेगा वह घर हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। वहां खड़े लोग सुमित्रा देवी की तारीफ करने लगे। अभय की वजह से सुमित्रा देवी का सिर अपने दोस्तों के सामने ऊंचा हो गया था। उनके चेहरे पर एक लंबी मुस्कान थी। वह अभय की तरफ खुशी से देख रही थीं। अभय आगे की तरफ शान से बढ़ता है। वह न तो शंकर को पहचानता था और न ही नरेंद्र को। लेकिन जब उसने शंकर को नरेंद्र के पीछे खड़े देखा तो उसे लगा कि नरेंद्र ही कंपनी का मालिक है। उसने नरेंद्र को देखते हुए पूछा, क्या तुम ही अग्रवाल बीमा कंपनी के मालिक हो? नरेंद्र ने उसे अजीब सी मुस्कान देते हुए कहा, मैं यहां का मालिक नहीं हूं, लेकिन मैं मालिक के कामों में मदद करता हूं। तुम्हें जो कहना है मुझसे कह सकते हो। अभय के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है।
वह नरेंद्र को घृणा से देखते हुए कहता है, ओह, तो तुम इस कंपनी के मालिक के असिस्टेंट हो? तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे बात करने की। जाओ, अपने मालिक से कहो कि वह मुझसे आकर मिले। अर्जुन उसकी बात सुनकर सिर हिलाने लगता है। उसे अभय एक बेवकूफ की तरह व्यवहार करता लग रहा था। अभय के सामने जो आदमी था वह देखने में बहुत ही खतरनाक लग रहा था और उसके साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी थे। अर्जुन को शक था कि यह आदमी कोई साधारण असिस्टेंट नहीं हो सकता। इसका इस घोटाले में जरूर हाथ है। अभय ऐसे आदमी के साथ गलत व्यवहार करके खुद अपनी कब्र खोद रहा था। सुमित्रा देवी भी नफरत से कहती हैं, अभय, इस बेकार असिस्टेंट से बात कर अपना समय बर्बाद मत करो। इसके पीछे खड़ा आदमी यहां का मालिक है। शंकर उनकी बातें सुनकर हैरानी से अपनी जगह खड़ा रह जाता है। लगता है इन लोगों की शामत आ गई है, जो नरेंद्र के बारे में बकवास कर रहे हैं और उसे यहां से जाने को कह रहे हैं। पूरे उदयपुर में ऐसा कोई नहीं था जो नरेंद्र की बेइज्जती करने के बाद जिंदा भी रह सके, और ये लोग सबके सामने उसे नीचा दिखा रहे थे। तभी एक बॉडीगार्ड अभय के पास जाता है और उसके मुंह पर 10 से 12 मुक्के रसीद कर देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नरेंद्र सर से इस तरह बात करने की? लगता है तुम जीना नहीं चाहते। उसके बाद वह सुमित्रा देवी को एक थप्पड़ मारता है और कहता है, बुढ़िया, तूने मेरे सर की बेइज्जती की है, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। जैसे ही लोगों को पता चला कि उनके सामने जो आदमी खड़ा है वह उदयपुर का सबसे खतरनाक डॉन नरेंद्र है, तो अभय और सुमित्रा देवी दोनों के चेहरे डर से पीले पड़ गए। उनके पैर कांपने लगे। अभय तुरंत अपने घुटनों पर गिर जाता है और माफी मांगने लगता है। मिस्टर नरेंद्र, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अभय को अब खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह तो सुमित्रा देवी को खुश करके उन्हें अपनी तरफ करना चाहता था ताकि वह सिया से शादी कर सके, लेकिन उसे क्या पता था कि बीमा कंपनी के घोटाले के पीछे डॉन नरेंद्र का हाथ था। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतने खतरनाक इंसान की बेइज्जती करने की गलती कैसे कर सकता था। बाकी लोगों ने जब यह सब देखा तो वे शॉक हो गए। उन्हें तो लगा था कि अभय उनके पैसे वापस दिलाएगा, लेकिन वह तो भिखारी की तरह जमीन पर गिरकर माफी मांग रहा था और सुमित्रा देवी वहां बुत बनी खड़ी थीं। नरेंद्र अपने गार्ड से गुस्से में कहता है, इन लोगों ने जिस गंदे मुंह से मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत की है, उस मुंह पर 100 घूंसे मारो। जब तक 100 घूंसे ना हो जाएं, रुकना नहीं। अभय यह आदेश सुनकर बहुत डर जाता है। अगर ये लोग उसे इतने घूंसे मारेंगे तो वह जरूर मर जाएगा। सुमित्रा देवी अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह पा रही थीं। उन्हें लगा था कि नरेंद्र को बेइज्जत करने के बाद वे जिंदा रह सकती हैं। कुछ गार्ड्स ने अभय को पकड़ा और कुछ ने सुमित्रा देवी को, और वे उन्हें मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। अर्जुन पहले तो अपनी सास की मदद नहीं करना चाहता था। सुमित्रा देवी बहुत घमंडी और नखरीली औरत थीं, इसलिए उन्हें सबक मिलना जरूरी था ताकि उनका घमंड चूर हो सके। लेकिन अगर वह उन्हें मार खाने देता है तो अगर वे मरने से बच भी जाती हैं तो भी उन्हें बहुत चोट आएगी, और अगर सिया अपनी मां को ऐसे देखेगी तो उसे बहुत दुख होगा। इसलिए अर्जुन चुप नहीं बैठ सकता था। जैसे ही एक गार्ड सुमित्रा देवी को मारने के लिए हाथ उठाता है, अर्जुन जल्दी से आगे बढ़ता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे अभय और सुमित्रा देवी ने बिना सोचे समझे एक डॉन से पंगा ले लिया, जिसकी उन्हें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। लेकिन हमारा हीरो अर्जुन अपनी सास के साथ ऐसा होने नहीं देगा। क्या करेगा अर्जुन, जानने के लिए पढ़िए अगले अध्याय में। अध्याय 28, अर्जुन ने समस्या को सुलझाया। हेलो दोस्तों, आपने पिछले अध्याय में देखा कि कैसे कुणाल और कामना एक डॉन को नीचा दिखाने के कारण मुश्किल में पड़ गए थे, लेकिन तभी वहां अर्जुन आ जाता है। आइए देखते हैं कि क्या अर्जुन इस समस्या को सुलझा पाएगा। कामना जमीन पर गिरी हुई बुरी तरह कांप रही थीं। उन्होंने डर से आंखें बंद कर लीं और गार्ड्स के हाथ से मार खाने का इंतजार करने लगीं। लेकिन जब थोड़ी देर तक कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उन्होंने देखा कि कुणाल गार्ड का हाथ पकड़े खड़ा है। यह देखकर कामना को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ।
थोड़े समय के लिए उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इस नाकाम लड़के में इतना साहस कहां से आया? नरेंद्र को भी हैरानी हुई कि ऐसे समय में कौन इस बूढ़ी औरत की मदद करने के लिए आगे आया है। उसने गुस्से से कहा, कौन हो तुम? तुम्हारी बीच में आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मरना चाहते हो क्या? अर्जुन हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, मिस्टर नरेंद्र, आपको उस आदमी के साथ जो करना है कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरी सास को छोड़ दीजिए। नरेंद्र के चेहरे पर नफरत के भाव आ जाते हैं। ये बूढ़ी औरत तुम्हारी सास है, लेकिन तुमने ये कैसे सोचा कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? ये कहते हुए नरेंद्र गुस्से से भरा हुआ था। इस लड़के की इतनी हिम्मत! इसने क्या मुझे एक छोटा मोटा डॉन समझ रखा है? नरेंद्र अपने आदमियों पर गुस्से से चिल्लाता है, तुम लोग खड़े खड़े क्या कर रहे हो? इस घमंडी लड़के को इतनी मारो कि इसका सारा घमंड खत्म हो जाए। अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अरे रुक जाओ, इतनी जल्दी भी क्या है? मैं पहले एक कॉल कर लूं, फिर तुम मार लेना। अर्जुन अपना फोन निकालता है और धीरज वर्मा को कॉल करता है। हेलो धीरज चाचा। हेलो छोटे मालिक, बोलिए, कैसे याद किया? अर्जुन उनसे पूछता है, चाचा क्या आप किसी नरेंद्र नाम के डॉन को जानते हैं? धीरज उनकी बात सुनकर झेंपते हुए हंस पड़ता है। हां, मैं नरेंद्र को जानता हूं। वो भले ही सबके लिए बड़ा डॉन होगा, लेकिन मेरे सामने वो एक छोटे मोटे गैंगस्टर से ज्यादा कुछ नहीं है। धीरज अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, नरेंद्र को जब पता चला कि मैं सिंह परिवार के लिए काम करता हूं, तो वह मुझसे मिलने की कोशिश करने लगा। उसने कई बार मुझे खाने पर बुलाया, लेकिन मैं उसे अब तक अनदेखा कर रहा था। क्यों, क्या हुआ? क्या आप उससे मिले? अर्जुन उनकी बात सुनकर कहता है, अच्छा, लेकिन ये तो मुझे मारना चाहता है। फोन पर किसी के जोर से टेबल पर हाथ मारने की आवाज आती है। गुस्साए धीरज चिल्लाते हुए कहते हैं, उस बदमाश की ये हिम्मत कि वो आपको धमकाने की कोशिश करे। आप अभी कहां हैं? मैं तुरंत अपने आदमियों को भेजकर उस बदमाश की हड्डी पसली एक कर देता हूं। अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, वो मेरे सामने ही खड़ा है, मैं उसे फोन देता हूं, आप खुद ही उससे बात कर लीजिए। इतना कहकर अर्जुन अपना फोन नरेंद्र की तरफ बढ़ा देता है। कोई तुमसे बात करना चाहता है। नरेंद्र उसे दिलचस्पी से देखता है। आखिर ये करना क्या चाहता है? इसे देखकर यह तो नहीं लगता कि यह नाटक कर रहा है। क्या यह सच में कोई बड़ा आदमी है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? नरेंद्र मन ही मन सोच रहा था। नरेंद्र उसे ऊपर से नीचे तक संदेहपूर्वक देखता है। इस लड़के ने ना तो ढंग के कपड़े पहने हैं और ना ही इसका फोन महंगा दिखता है। इसमें ताकत भी नहीं दिखती, तो ये किसकी मदद ले सकता है? फिर भी नरेंद्र नफरत से अर्जुन के हाथों से फोन लेता है और कानों पर लगाकर पूछता है, हेलो, मैं नरेंद्र बोल रहा हूं। तुम कौन हो? तुम्हारी इस लड़के की मदद करने की हिम्मत कैसे हुई? धीरज फोन पर चिल्लाते हुए कहता है, नरेंद्र, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे छोटे मालिक को परेशान करो? लगता है कि तुम जीना नहीं चाहते। मैं चाहूं तो तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर सकता हूं। जैसे ही नरेंद्र ने फोन पर आवाज सुनी, वह हल्का सा बौखला गया। ये तो धीरज वर्मा की आवाज है। वह शिव की आवाज पहचान लेता है। वह कई दिनों से धीरज से मिलने की कोशिश कर रहा था। जब उसने सुना कि उसने धीरज के छोटे मालिक को गुस्सा दिलाया है, तो वह हैरानी से अर्जुन की तरफ देखने लगता है। क्या धीरज इसकी बात कर रहे थे? नरेंद्र का शरीर डर से कांपने लगता है। वह भीगी बिल्ली की तरह फोन पर कहता है, मिस्टर धीरज, प्लीज शांत हो जाइए। धीरज चिल्लाता है, अपना मुंह बंद रखो। छोटे मालिक की पहचान बहुत गोपनीय है। अगर तुमने किसी से इस बारे में बात की तो याद रखना, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मिटाने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। नरेंद्र अभी भी बुरी तरह कांप रहा था। वह जल्दी से कहता है, मिस्टर धीरज, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इसके बाद फोन कट जाता है। नरेंद्र डरते हुए अर्जुन को देखता है और कांपते हुए कहता है, मिस्टर अर्जुन, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि ये औरत आपकी सास है। मैंने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। इतना कहकर वह हाथ जोड़कर अर्जुन के पैरों पर गिर पड़ता है। यह देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं।
जिस नरेंद्र के सामने कुणाल धूल के समान था, वही नरेंद्र अर्जुन के पैरों पर गिरकर माफी मांग रहा है। नरेंद्र के आदमी भी हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़का इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि उसने अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन को अपने कदमों पर गिरने के लिए मजबूर कर दिया। खुशकिस्मती से अर्जुन नरेंद्र की जान नहीं लेना चाहता था। आखिर उसके आदमी उसे नहीं बल्कि उसकी सांस को मारने जा रहे थे। सच तो यह था कि अर्जुन को कामना को इस हाल में देखकर अच्छा लग रहा था। इसलिए उसने नरेंद्र से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन मेरी शर्त है कि तुम्हें इनके सारे पैसे ब्याज सहित लौटाने होंगे। यह सुनकर नरेंद्र चैन की सांस लेता है। वह हैरान था कि अर्जुन ने उसे इतनी आसानी से माफ कर दिया। मैं अभी करता हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वह शंकर की तरफ मुड़ता है और कहता है, तुम यहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? सुना नहीं मैंने क्या कहा? जल्दी जाओ और सबके पैसे तुरंत वापस करो। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह अर्जुन इस समस्या को सुलझाता है। आगे के अध्याय में देखते रहिए कि अर्जुन हर समस्या को कैसे हल करता है। हेलो दोस्तों, पिछले चैप्टर में आपने देखा कि किस तरह अर्जुन ने सिया की मां को मुसीबत से बचाया। अब आगे कामना हैरान थी कि क्या ये वही बदनाम लूजर है जिससे सभी नफरत करते हैं। आज ये क्यों उसे बहुत बड़ा और ताकतवर आदमी लग रहा था। तभी वहां शंकर भागते हुए एक बैग लेकर कामना के पास आया। उसने डरते हुए बैग देते हुए कहा, मैम, ये रहे आपके पैसे। हमने माफी के तौर पर आपको 10 लाख रुपए अलग से दिए हैं। आशा है कि आप हमें माफ कर देंगी। कामना हैरानी से शंकर को देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके दामाद ने इन लोगों से ऐसा क्या कहा कि इन्होंने न केवल उसके पैसे लौटा दिए बल्कि 10 लाख रुपए अलग से भी दे रहे थे। कामना को विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने शंकर से पूछा, क्या ये सच में मेरे पैसे हैं? शंकर मुस्कुराते हुए बोला, जी मैम। कामना खुशी से बैग छीनकर उछल पड़ी। उसे पैसे वापस मिलते देख वहां खड़े लोगों ने भी अपने पैसे वापस मांगने की सोची। वे आगे आकर बोले, शंकर जी, हमने भी अपने पैसे आपके बीमा प्लान में लगाए हैं, आपको हमारे पैसे भी लौटाने होंगे। शंकर का दिल बैठ गया। इतनी मेहनत से उसने पैसे इकट्ठा किए थे, वह इन्हें लौटाना नहीं चाहता था, लेकिन उसे पता था कि वह अर्जुन से पंगा नहीं ले सकता। इसलिए उसने अपने आदमियों से कहा, यहां जितने लोग हैं उन सभी के पैसे वापस कर दो। मिस्टर अर्जुन की वजह से आपको सबका पैसा ब्याज सहित वापस किया जाता है। तभी अर्जुन ठंडी आवाज में बोला, मैंने कब कहा कि इन लोगों का पैसा लौटाओ? मैं इन्हें जानता भी नहीं। मैं यहां सिर्फ अपनी सांस के लिए आया था। इनके मामलों में मुझे मत घसीटो। अगर तुम इन्हें पैसे वापस देना चाहते हो तो ये तुम्हारी मर्जी है। अगर मेरा नाम इसमें लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अर्जुन की बात सुनकर नरेंद्र समझ गया कि वह नहीं चाहता कि बाकी लोगों को उनका पैसा वापस मिले। इसलिए उसने शंकर से कहा, अर्जुन और कामना मैम से हमें मतलब है, बाकी से नहीं। इन लोगों को निकालो यहां से, इन्हें एक पैसा नहीं मिलेगा। यह सुनकर कुछ लोग अर्जुन से मिन्नतें करने लगे कि वह उनकी मदद करे, लेकिन अर्जुन ने उनकी बात अनसुनी कर दी। तभी कुणाल दौड़ते हुए आया और अर्जुन के पैरों में गिर गया। अर्जुन, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज इन्हें कहो कि हमारे पैसे लौटा दें। अर्जुन नाराजगी से बोला, मैं इसे नहीं जानता। तुम इसके साथ जो करना चाहते हो कर सकते हो। नरेंद्र ने तुरंत अपने गार्ड्स से कहा, खड़े क्या हो, इसे मारो, हड्डी पसली एक कर दो। गार्ड्स तुरंत कुणाल को पकड़कर लात घूंसों से मारने लगे। उसके मुंह से खून निकलने लगा, लेकिन वे नहीं रुके। नरेंद्र ने अर्जुन के पास जाकर एक कार्ड पकड़ाते हुए कहा, मिस्टर अर्जुन, यह मेरा कार्ड है। कभी भी आपको मेरी जरूरत हो, बस एक कॉल कर देना। मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। अर्जुन ने सिर हिलाया और कार्ड ले लिया, फिर वहां से चला गया। नया मोड़ अर्जुन कामना को पैसे जमा करने के लिए बैंक के सामने छोड़कर घर लौट आया। जब वह घर पहुंचा तो सिया किसी से फोन पर हंस हंसकर बात कर रही थी। फोन काटते ही अर्जुन ने उससे पूछा, सिया, तुम किससे बात कर रही थी? सिया खुश होकर बोली, अर्जुन, मेरी सबसे अच्छी दोस्त भावना का कॉल था। वो कल यहां आने वाली है। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, वही भावना ना,
लखनऊ के मशहूर चौहान परिवार की बड़ी बेटी। सही पहचाना, चौहान परिवार लखनऊ में बहुत मशहूर है। अर्जुन ने पूछा, तो क्या वो यहां तुमसे मिलने आ रही है? सिया ने बताया, नहीं, वो यहां नौकरी करने के लिए आ रही है। अर्जुन हैरानी से बोला, भावना चौहान परिवार के सबसे बड़े बिजनेसमैन अभिषेक चौहान की बहन है। वह आसानी से अपने परिवार का बिजनेस ज्वाइन कर सकती है। उसे किसी दूसरी जगह काम करने की क्या जरूरत है? वो तो मुझे नहीं पता। भावना ने मुझे बताया है कि वह अग्रवाल बिल्डर्स में काम करना चाहती है। अर्जुन सिर हिलाकर सोच में पड़ गया। भले ही चौहान परिवार राठौड़ परिवार जितना ताकतवर नहीं था, लेकिन फिर भी लखनऊ में बहुत मशहूर था। भावना के पास अपने परिवार का बिजनेस ज्वाइन ना करने का कोई कारण नहीं था। फिर उसने अग्रवाल बिल्डर्स को क्यों चुना? एक नई योजना। तभी सिया को कुछ याद आया। अरे, कल मेरी अग्रवाल बिल्डर्स के साथ मीटिंग है। अर्जुन, क्या तुम भावना को लेने एयरपोर्ट जा सकते हो? और हां, लंच के लिए किसी होटल में टेबल भी बुक करा देना। ठीक है, तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो। किसी अच्छी जगह बुक करना, खर्चे की चिंता मत करना। मेरा कार्ड ले लो। सिया ने अपना पर्स उठाया, लेकिन अर्जुन ने उसे रोकते हुए कहा, इसकी जरूरत नहीं है। मेरा दोस्त का एक रेस्टोरेंट है, मैं वहीं टेबल बुक करा देता हूं। अर्जुन ने पहले स्वप्न महल होटल में टेबल बुक करने के लिए फोन उठाया, लेकिन फिर उसे लगा कि भावना को कहीं और ले जाना चाहिए। उसने नरेंद्र को मैसेज किया, मैं अपने करीबी दोस्त को लंच के लिए बुलाना चाहता हूं, मुझे कोई अच्छा रेस्टोरेंट बताओ, स्वप्न महल होटल को छोड़कर। नरेंद्र का जवाब तुरंत आया, मिस्टर अर्जुन, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मेरा भी एक रेस्तरां है, रजत भोज रेस्तरां। यह जयपुर का एक जाना माना रेस्तरां है। मैं आपके और आपके दोस्त के लिए सबसे अच्छा रूम बुक करा देता हूं। अर्जुन ने कहा, ठीक है। दोस्तों, आपने देखा कि अर्जुन ने न केवल अपनी सांस के पैसे लौटवाए, बल्कि उन लोगों को सबक भी सिखाया जिन्होंने उसकी मजाक उड़ाई थी। अब उसकी जिंदगी में आ रही है सिया की सबसे अच्छी दोस्त भावना। भावना ने अग्रवाल बिल्डर्स को ज्वाइन करने का फैसला क्यों किया और उसके आने से अर्जुन की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, जानने के लिए पढ़ते रहिए द मिस्टीरियस हस्बैंड, अध्याय 30, लंच का प्लान। हेलो दोस्तों, पिछले चैप्टर में आपने देखा कि अर्जुन ने न केवल सिया की मां को मुश्किल से बाहर निकाला, बल्कि उनके सारे पैसे भी वापस करवाए। साथ ही जब वह घर पहुंचा तो उसे पता चला कि सिया की सबसे अच्छी दोस्त भावना जयपुर आ रही है, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वह अपने फैमिली बिजनेस की जगह अग्रवाल बिल्डर्स को क्यों ज्वाइन करना चाहती थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगले दिन सिया सुबह जल्दी ही मीटिंग के लिए ऑफिस चली जाती है। उसके जाने के थोड़ी देर बाद अर्जुन स्वाति को कॉल करता है और भावना के कंपनी ज्वाइन करने के बारे में पूछता है। स्वाति हैरान थी कि अर्जुन को इस बारे में पता था। अर्जुन स्वाति को भावना पर नजर रखने के लिए कहता है और किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर तुरंत उसे बताने के लिए कहता है। स्वाति से बात करने के बाद अर्जुन भावना को एयरपोर्ट से पिक करने के लिए निकलता है। जैसे ही वह टैक्सी से उतरकर अराइवल की तरफ बढ़ता है, उसके सामने एक मर्सिडीज कार आकर रुकती है। कार की विंडो नीचे होती है और अर्जुन देखता है कि उसमें अभय बैठा हुआ है। अभय भी अर्जुन को देख लेता है और खींचते हुए कहता है, अबे ओए, तू यहां क्या कर रहा है? अर्जुन गाड़ी में अभय और उसके बगल में नेहा को बैठे देखता है तो उसकी भौहें तन जाती हैं। मैं यहां सिया की दोस्त भावना को लेने आया हूं, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? अर्जुन ने शांत स्वर में पूछा। अभय मुंह बनाते हुए कहता है, हम भी भावना को लेने आए हैं, तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं है, गेट लॉस्ट। लेकिन अर्जुन उसकी बात अनसुनी कर अराइवल गेट की ओर बढ़ जाता है। अभय का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह अर्जुन को गालियां देने लगता है, लेकिन नेहा उसका हाथ पकड़कर उसे शांत रहने को कहती है। भाई, शांत हो जाओ, जल्दी ही भावना यहां पहुंचने वाली है। दादी ने तुमसे कहा था कि भावना पर अच्छा इंप्रेशन डालना है ताकि वह तुम्हें पसंद करने लगे। अगर तुम्हारी भावना से शादी हो जाती है तो सिंह परिवार में तुम्हारा स्टेटस और बढ़ जाएगा, इसलिए तुम्हें फिलहाल इस लूजर को नजरअंदाज करना पड़ेगा। अभय को नेहा की बात सही लगती है।
उसके पास अब भी अर्जुन को गुस्से से घूरने के अलावा कोई और चारा नहीं था। तभी उन्हें अराइवल गेट से एक 25 साल की लड़की आती दिखाई देती है। उसके लंबे बाल खुले हुए थे, उसने सफेद रंग का गाउन पहना हुआ था और वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अभय उसे देखते ही उसकी सुंदरता में खो गया, जबकि अर्जुन भीतर ही भीतर इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर हैरान था। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि भावना थी। वह जल्दी ही उन लोगों के पास पहुंच जाती है। हेलो अभय, नेहा और अर्जुन, कितने दिन बाद मैं तुम लोगों से मिल पा रही हूं, भावना खुशी से बोली। अभय तो भावना के चेहरे से नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। हेलो भावना, सच में हम लोग इतने दिनों बाद मिल रहे हैं। तुम बहुत खूबसूरत हो गई हो, अभय ने तारीफ करते हुए कहा। अर्जुन भी मुस्कुराते हुए बोला, हेलो भावना, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अभय बीच में बोल पड़ा, भावना, तुम्हारे स्वागत के लिए मैंने जयपुर के मशहूर होटल में लंच के लिए रूम बुक किया है। चलो हम लोग चलते हैं। भावना अर्जुन की तरफ देखती है और फिर अभय से माफी मांगते हुए कहती है, सॉरी अभय, लेकिन मैंने पहले ही सिया और अर्जुन के साथ लंच का प्लान बना लिया है। आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी, लेकिन मैं जयपुर में काफी समय रहने वाली हूं, तो हमें मिलने के बहुत मौके मिलेंगे। भावना की बात सुनकर अभय के दिल में खुशी की जगह गुस्सा भर गया। इस लूजर की वजह से उसके हाथ से इतना जरूरी मौका निकलने वाला था। वह भावना के साथ समय बिताने का मौका कैसे छोड़ सकता था। वह अर्जुन को गुस्से से देखता है और पूछता है, क्या मैं जान सकता हूं कि तुम भावना को लंच पर किस होटल में ले जा रहे हो? तुम्हें पता भी है, भावना लखनऊ के बड़े बिजनेसमैन की बहन है। तुम उसे किसी छोटे होटल में नहीं ले जा सकते। तुम्हें पता है, मैंने लंच के लिए सिल्वर स्पून होटल में रूम बुक किया है। क्या तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम वहां रूम बुक कर सको? अर्जुन अभय की बात सुनकर हैरान रह जाता है। उसने भी नरेंद्र के सिल्वर स्पून होटल में ही रूम बुक किया था। अर्जुन अभय को देखते हुए कहता है, वाह अभय, क्या बात है, तुमने सिल्वर स्पून होटल में रूम बुक कराया है। मैंने सुना है कि वो होटल बहुत महंगा है और वहां इतनी आसानी से बुकिंग नहीं मिलती। भावना ने भी सिल्वर स्पून होटल के बारे में सुना हुआ था। वह बात संभालते हुए कहती है, हम सब दोस्त ही तो हैं, फिर मेरे लिए इतने महंगे प्लान बनाने की क्या जरूरत थी? अभय नखरे दिखाते हुए बोला, तुम हमारी खास मेहमान हो, तो हम तुम्हारे साथ एक आम दोस्त की तरह व्यवहार कैसे कर सकते हैं? फिर वह अर्जुन से पूछता है, अर्जुन, तुमने बताया नहीं, तुमने कौन से होटल में रूम बुक कराया है? अर्जुन जवाब देता है, संयोग की बात है कि मैंने भी सिल्वर स्पून होटल में ही रूम बुक किया है। अर्जुन की बात सुनकर अभय जोर से हंस पड़ा। अपनी शक्ल देखी है तुमने? तुम सिल्वर स्पून होटल में जाओगे? वहां खाना खाना तो दूर, तुम होटल के अंदर घुस भी नहीं पाओगे। तुम्हें जो सोचना है सोचो। मैंने वैसे भी तुम्हें हमारे साथ लंच करने के लिए नहीं बुलाया। मैं भावना को किसी भी होटल में लेकर जाऊं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? भावना जो खड़ी उनकी बातें सुन रही थी, उसे अभय का अर्जुन की बेइज्जती करना अच्छा नहीं लगा। उसे पता था कि अर्जुन अपने ससुराल में रहता था, जिस वजह से उसके साथ नौकर जैसा सलूक किया जाता था। उसे लगा कि अर्जुन ने खुद को शर्मिंदा होने से बचाने के लिए झूठ बोला है, इसलिए वह बीच में बोल पड़ी, बस भी करो तुम दोनों। अगर तुम दोनों ने एक ही होटल में रूम बुक कराया है, तो क्यों ना सब लोग एक साथ वहीं चलें। अभय अर्जुन को नफरत से घूरता है और कहता है, ठीक है, सिर्फ भावना की वजह से तुम्हें मुफ्त में इतना शानदार लंच करने को मिलेगा। आखिर तुम्हें भी पता चलना चाहिए कि एक आलीशान होटल कैसा होता है। शायद फिर तुम्हें यह मौका दोबारा मिले या न मिले। अर्जुन बस चुपचाप उसे देखकर मुस्कुरा देता है। क्या लंच के दौरान अर्जुन और अभय के बीच फिर कोई बहस होगी और भावना क्या महसूस करेगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए द मिस्टीरियस हस्बैंड।